आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। कराची शहर पर एक नए दिन का आगाज़ हो चुका था। अनुषा ने हाथ बढ़ाते दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो कमरे में दाखिल हुई तो अयन कमरे में ही स्टडी टेबल के सामने बैठा कोई काम कर रहा था। अनुषा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, वो आगे बढ़ी, वो शायद अपनी कोई असाइनमेंट बना रहा था जब वो उसके पीछे जाकर खड़ी हुई। एक नज़र पास स्टडी टेबल पर पड़े फोटो फ्रेम पर गई जो उसने उल्टा रखा था। अनुषा ने हाथ बढ़ाते वो फोटो फ्रेम उठाया और अगले ही पल इसकी आंखों में नमी इकट्ठी हुई। वो 5 साला जरीन की तस्वीर थी। आहट पर अयन ने चेहरा मोड़े पीछे देखा और अनुषा को देखते हल्का सा मुस्कुराया। वो यकटक इस तस्वीर को देखे जा रही थी जब अयन के हरकत करते हाथ रुक गए। किया तुम्हें वो बहुत याद आती है? बेसाख्ता अनुषा ने अयन से सवाल किया। अयन की आंखों के सामने माजी के वो लम्हे घूमे। बहुत ज़्यादा मामा, मैं आपको बता नहीं सकता। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लहजा जज्बाती था, आंखें नम होने लगी। वो अपनी चेयर घुमाता हुआ अब अनुषा के सामने हवा। आपसे एक सवाल पूछूं मामा? इसने कुछ सोचते हुए सवाल पूछा। अनुषा ने वापस फोटो फ्रेम स्टडी टेबल पर रखा और इस बात में सर हिलाया। अगर वो वापस आ गई तो क्या आप उसे मेरे लिए कबूल कर लेंगी? ये ऐसा सवाल था जो वो बहुत अरसे से अनुषा से करना चाहता था। इसका सवाल सुनते अनुषा की आंखों से 2 आंसू टूटकर गिरे और गालों पर फिसल गए। ये कैसा सवाल हुआ? वो हैरान परेशान थी। इस बार अयन के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट नुमायां हुई। वो कहते हैं ना कि जब गायब हुई बच्चियां वापस आएं तो फिर लोग अपने पराये उनकी इज्जत नहीं करते। बस मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर वो वापस मिल गई, चाहे कोई भी हालात हों, वो कैसी भी हो, बेशक वो खूबसूरत ना हो जितनी उसकी मुँह है, लेकिन फिर भी क्या आप उसे अपनी बहू के रूप में कबूल करेंगी? मैं इससे ही शादी करूँगा मामा। इसकी बात सुनते अनुषा साकत रह गई। इसे हैरानी इस बात पर नहीं हुई थी कि अयन ने जरीन के बारे में किया खाका बनाया, उसे हैरानी तो अयन की बात पर हुई थी। क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? अनुषा को अपनी जबान तालों से चपकती महसूस हुई। अयन ने इस बात में सर हिलाता साफगोई से काम लिया। मैं इससे ही शादी करूंगा मामा। मेरी जिंदगी में आने वाली वही पहली और वही आखिरी लड़की होगी। मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती मामा। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर वो किसी और मर्द की होकर भी वापस आ जाए तो उसे अपना लूँगा। अगर सारी दुनिया के मर्द भी उसे ठुकरा दें तो मैं उसे अपनी इज्जत बनाऊंगा। और इसकी बातें सुनती अनुषा कितने ही पल साकत और शक खड़ी रह गई। इसका बेटा इस कद्र और इस हद तक मोहब्बत में डूबा होगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। इसने मुस्कुराते हुए अयन के बालों में हाथ फेरा। अयन, वो मेरे जान से अजीज़ भाई की इकलौती बेटी है, बस एक बार वो वापस आ जाए, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हारे लिए मैं इसे भाई से मांग लूँगी। माँ की बात सुनते हुए अयन बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। मूड एकदम से अच्छा हो गया, दिल पर छाया एक बोझ कम हुआ था। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है ना, इंसान सालों इंतज़ार कर लेता है। अनुषा दोबारा जरीन की तस्वीर देखते हुए कह रही थी। अयन ने इस बात में सर हिलाया। मगर अब इसका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं रहा। वो लैपटॉप वहीं बंद करता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया, गाड़ी की चाबियां उठाईं। कहीं जा रहे हो? अनुषा ने उसे देखते पूछा। अयन ने कुछ नहीं कहा, महज सर हिलाने पर इक्तिफा किया। अनुषा ने सवालिया आई बरू चुकाई, जैसे पूछ रही हो अब कहाँ जा रहे हो? काफ़ी दिन हो गए, मामू घर नहीं गया और रानी से भी नहीं मिला, मुझे लगता है मुझे एक बार उनसे मिलना चाहिए। वो बस इतना ही कह सका था। अनुषा ने कुछ नहीं कहा। वो अनुषा को अल्लाह हाफिज कहते कमरे से बाहर निकल गया। और अब अनुषा खाली कमरे को देख रही थी। उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि आयन के दिल में आज तक ये बात होगी कि उसे जरीन से शादी करनी है। वो तो बहुत छोटा था, महज 3 साल का बच्चा, जिसने ये कहा था कि बड़ा होकर वो जरीन से शादी करेगा। आधे घंटे बाद वो इस फ्लैट के सामने खड़ा था। डोरबेल बजाई, 2 मिनट बाद ही दरवाज़ा खिला और दहलीज में माही नमूदार हुई। माही को देखते अयन के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। माही भी मुस्कुरा पड़ी। अरे अयन, अंदर आओ, मुस्कुराते इजाज़त दी। वो अंदर दाखिल हुआ तो माही ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आज कहीं गलती से रास्ता तो नहीं भूल गए?
माही ने मुस्कुराते हुए चुटकी तो अयन ने मुस्कुराते हुए नफीमी सर हिलाया। कैसी हैं आप? बहुत अपनायत से पूछा। मैं ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? अब वो माही के साथ चलता हुआ लाउंज के सोफे तक आ चुका था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आनी किया बताऊँ, स्टडी के साथ मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, इसलिए बस चक्कर नहीं लगा पाया। वो शर्मिंदगी से बता रहा था। माही ने नफीमी सर हिलाया। कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरी कैसे याद आ गई? वो अब शरारत से पूछ रही थी। अयान हंस दिया। बस ऐसे ही दिल ने चाहा एक बार आपसे मिल लूं तो आ गया। खैर बताएं, क्या कर रही थी आप और अकेले बोर तो नहीं हो रही थी? तो मैंने सोचा कंपनी दे दूं। वो मुस्कुराया था तो माही भी मुस्कुरा पड़ी। अब वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठ चुकी थी। मुझे इन चार दीवारी में रहने की इतनी आदत हो गई है अयन कि अब ये चार दीवारी तन्हा महसूस नहीं होने देती, वरना तुम्हारे मामू तो अपने काम पर गए ही, सुलेमान वैसे ही इस्लामाबाद गया है और बची मैं तो मैं अकेली। वो मुस्कुराती हुई बता रही थी, मगर उसका लहजा, इसकी ऊँखी इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थीं। अयन साफ उसे तकलीफ में देख सकता था। वो बेसाख्ता इस सोफे से उठा और माही के पास फासले पर बैठा। फिर नरमी से माही का हाथ अपने हाथ में लिया। ट्रस्ट मी यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़रीन को ढूंढ सकूँ, और मेरा आपसे वादा है जिस दिन मैंने इसे ढूंढ लिया इस दिन मैं इसे आपके पास ले आऊँगा। इसने किस कदर पख्तगी से कहा था कि माही की आंखों से आंसू बेसाख्ता निकलते हुए गालों पर फिसल गए। 15 सालों से सब्र कर रही हूँ अयान, शायद कुछ अरसा मजीद सही। मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह मुझे मेरी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाएगा। वो मुस्कुरा दी थी मगर आंखें साथ नहीं दे रही थीं। अयन ने नरमी से उसका हाथ थपथपाते हुए छोड़ दिया। अब वो कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। तो माही मुस्कुरा दी। जाओ, चले जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जैसे इजाज़त दी हो। अयन के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसे शुक्रिया कहता हुआ वो उठा और अब सामने मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ। सारा कमरा खाली था। कमरे में 2 सिंगल बेड मौजूद थे, 2 अलमारियां थीं, 2 स्टडी टेबल थे। इसके अलावा एक साइड पर सोफे पड़े थे। वो उनमें से एक सिंगल बेड की तरफ आया, फिर इस बेड पर बैठ गया। बेड के साइड टेबल तक नजर गई, वहाँ पर ज़रीन की तस्वीर पड़ी हुई थी। इसे उठाया और अब वो इस तस्वीर पर हाथ फेर रहा था। चूंकि इस फ्लैट में सिर्फ 2 ही कमरे थे, इसलिए अरमान और माही ने सालों पहले इस कमरे को बच्चों के हिसाब से बदल दिया था, इसलिए कमरे में 2 सिंगल बेड मौजूद थे। मगर ज़रीन के जाने के बाद भी इसका वो सिंगल बेड आज भी वहीं पड़ा था। वैसे ये कमरा अब सिर्फ सुलेमान का हो गया था, क्योंकि अब वो काफ़ी बड़ा हो गया था, मगर फिर भी इस कमरे में आज भी ज़रीन की हर चीज़ पड़ी थी, हर याद थी। कोई भी इसकी चीज़ें पीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया था। तुम्हारे लबों से काला बल्ला सुनने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम मेरी आंखों के सामने यहाँ मौजूद होगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता बारबी तुम मेरे लिए किया हो। इसकी मदहम सी सरगोशी सारे कमरे में गूंजी। इतने में बाहर से माही की आवाज़ आई, अयन चलो आ जाओ, कुछ खा लो। तो वो अपने आंसू साफ करता तस्वीर को वापस उसी जगह पर रखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कभी कभी इंसान सोचता तो बहुत कुछ है मगर होता वैसा कुछ नहीं है। ना जाने इन सब के साथ किस्मत ने कैसा मजाक करना था। वो दोनों गाड़ी से उतरे और वो हैरानी से इस पुलिस स्टेशन को देख रहा था। तुम्हें लगता है हमें अंदर जाना चाहिए सुलेमान? एजल ने कुछ घबराते हुए पूछा। तुम क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। सुलेमान ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा तो एजल को कुछ हौसला हुआ, मगर वो साफ इसको परेशान देख सकता था। मैंने कहा भी था कि सुकून से होटल में बैठ जाओ, मैं मिल आता हूँ, तुम यहाँ पर आकर किया करोगी, लेकिन नहीं, तुम्हें भी तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना ही आना था। इस बार सुलेमान ने कुछ गुस्से से कहा। वो सुबह से कह रहा था कि तुम किया करोगी, पुलिस स्टेशन जाकर यही होटल में रहो, लेकिन एजल किसी सूरत अकेली रहने के लिए तैयार नहीं थी। सुलेमान की बात पर उसने बिना कुछ कहे मुंह बना लिया तो सुलेमान ने कंधे अचकाए। एक तो पता नहीं तुम नाराज क्यों हो जाती हो? वो भी बसी से बोला था। मुझसे बात मत करो। वो भी एजल जमाल थी, फिर वो भी गुस्से से बोल उठी। सुलेमान ने गहरी सांस ली, नफीमी सर हिलाता पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। वो जो अपने कैबिन में बैठा संजीदगी से काम कर रहा था, पास पड़ा टेलीफोन बजते हुए फाइल वहीं छोड़े उसने टेलीफोन कान से लगाया। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरमान। सीनियर की आवाज़ सुनते अरमान चुप ना हुआ। यस सर, अदब से कहा।
मेरे एक जानने वाले सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं कराची से, उनका ताल्लुक है, उनका बेटा तुमसे मिलने के लिए आना चाहता है। शायद सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बेटी की गुमशुदगी का केस है, तो प्लीज़ तुम ज़रा उनसे अच्छे से डील करना, वो बहुत अच्छे हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और मेरे जानने वाले हैं, और मैंने इन्हीं कहा है कि मैं ये केस अपने सबसे होनहार ऑफिसर के सुपरिद कर रहा हूँ, और अब ये केस मैं तुम्हारे सुपरिद कर चुका हूँ। तुम्हें उनकी बेटी को ढूंढना है, बाकी सारी डिटेल्स वो तुम्हें दे देंगे। अरमान ने सारी बात संजीदगी से सुनी। ओके सर, मैं समझ गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने अगला सवाल पूछा, नीम किया है उनका, इन सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का? अपनी बात की तसी की एक पल के लिए खामोशी रही। अगले ही पल सीनियर की आवाज़ कानों में पड़ी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरमान हैदर खान। और अरमान बिल्कुल सुन रह गया। ऐसा लगा जैसे ये नाम पहले भी कहीं सुना है, मगर बहुत याद करने के बावजूद भी याद नहीं आया। ओके सर। बामुश्किल अपने ख्यालात झटकते हुए उसने खुद पर काबू पाया, फिर फ़ोन रख दिया। मगर वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसने ये नाम कहाँ सुना था, कहीं माजी की किसी याद में। ज़रीन अरमान कुछ नहीं भूलती। अक्सर ये बात ज़री कहा करती थी, मगर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात को तो साल गुजर गए। वो मुसलसल अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब कुछ देर गुजरी और एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। सर, आपसे मिलने के लिए कोई लड़का आया है और कह रहा है इसे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सर ने भेजा है। उसकी आवाज़ से अरमान अपनी सोचों के तसलसल से बाहर निकला। हाँ ठीक है, भेज दो। कांस्टेबल सर हिलाता हुआ चला गया। बाहर आकर उसने सुलेमान को अंदर जाने का इशारा दिया। पुलिस स्टेशन में सारे अपने अपने कामों में बिजी थे। 3-4 लड़कियां थीं, बाकी 8-10 मर्द थे। वहीं हारून भी एक साइड बैठा हुआ संजीदगी से काम कर रहा था। कांस्टेबल की हिदायत पर वो अरमान के कैबिन तक पहुंचा। अरमान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। सुलेमान के पीछे ही एजल थी, उसने हनूज अभी तक सुलेमान का बाजू पकड़ रखा था। अस्सलामु अलैकुम। सुलेमान ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। अरमान ने हाथ बढ़ाते इससे हाथ मिलाया, फिर सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा दिया। सुलेमान बैठा तो एजल भी झिझकते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। अरमान ने चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट सजाई। एजल की नज़र सारे कैबिन में घूमती हुई टेबल तक गई और टेबल पर अरमान के नाम की नेम प्लेट देखते हुए वो हैरान हुई। फिर बेहद हैरानी से चेहरा उठाए ऊपर देखा, फिर उसने सुलेमान को देखा। सुलेमान जो अरमान को ही देख रहा था, अपने हाथ पर एजल के हाथ की गिरफ्त महसूस करते उसने एजल की जानिब देखा। एजल ने सामने देखने का इशारा दिया तो सुलेमान ने भी इसकी निगाहों के ताक़ुब में सामने देखा और वो भी हैरान हुआ। उन दोनों की आंखों में छुपा सवाल पढ़ते अरमान मुस्कुरा दिया। तो आप सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरमान हैदर के बेटे हैं? अरमान आलम ने सवाल पूछा। सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया। हैरान मत हो, मेरा नाम भी अरमान ही है। वो बहम सा मुस्कुराता बोला कि सुलेमान मुस्कुरा दिया था। एजल ने जल्दी से अपने बैग से ज़रीन की तस्वीर निकाली। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या मसला है? अरमान संजीदगी और नरमी से पूछ रहा था। सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया और फिर सारी बात बताना शुरू हुआ। ये आज से कोई 15 साल पुरानी बात है। बात पुरानी है, लेकिन उस वक्त इस शहर में ये बात करना ज़रूरी है। खैर, मेरी बड़ी बहन थी, मुझसे 3 साल बड़ी थी। तब मैं महज 2 साल का था जब रेलवे स्टेशन पर वो मेरे वालिदैन से बिछड़ गई थी। ना जाने वो हुजूम में कहाँ खो गई, फिर वो कभी वापस नहीं मिल सकी। मेरे बाबा खुद एक पुलिस वाले हैं, इन्होंने सारा कराची शहर छान मारा, मगर वो इन्हीं कहीं नहीं मिली। सालों से वो उसे पूरे पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब उसे ढूंढने की तलाश को ख़त्म कर दिया गया हो, मगर वो कभी नहीं मिली। 2 हफ्ते पहले मेरे बाबा को किसी जानने वाले ने बताया कि इन्होंने मेरी बहन को यहाँ इस्लामाबाद के किसी घर में सालों पहले देखा था। किसी शख्स के साथ में अपनी बहन को ढूंढने के लिए ही इस शहर में आया था। जिस शख्स के साथ मेरी बहन पाई गई थी, उस शख्स ने मेरी बहन को अडाप्ट कर लिया था और इसका गार्डियन बिन गया, मगर उस शख्स की भी मौत हो गई थी। इसके बाद के सारे रास्ते बंद हो गए। उनके भाई ने बताया कि इनकी बीवी अपने शौहर की वफ़ात के बाद मेरी बहन के साथ अपने भाई के घर चली गई थी। हम उनके भाई के घर गए, मगर पता चला कि 10 साल पहले उनका भाई घर बेचकर कहीं और चला गया। जो कुछ हाथ आया था वो सब कुछ गया। इसलिए फिर बाबा ने मुझे मशवरा दिया कि मैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंकल के थ्रू आपसे आकर मिलूं। अरमान ने सारी बात बहुत तहम्मुल से सुनी थी, फिर इस बात में सर हिलाया। वैसे तो हम नहीं जानते कि वो अब कैसी दिखती होंगी, लेकिन हमारे पास उनकी बचपन की एक फ़ोटो है।
अब के एजल ने कहा और फोटो टेबल पर रखी। अरमान ने तस्वीर उठाई मगर तस्वीर पर नजर पड़ते ही अरमान का सारा वजूद साकत रह गया। वो जो सुकून से बैठा था अगले ही पल सीधा हुआ। वो हैरानी और फटी फटी निगाहों से इस तस्वीर को देख रहा था। वो 5 साला जरीन की तस्वीर थी। इसकी आंखों के सामने एक पल से पहले वो रेलवे स्टेशन घूमा। इसे याद आया ज़ौबी बेगम किसी काम से कराची गई थी जब वो उनके साथ गया था और वापसी पर वो उनके साथ जिद किए ट्रेन से आया था क्योंकि इसने कभी भी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था। उसे ट्रेन का सफ़र करना था मगर मूड ख़राब होने की वजह से वो उनसे वहीं स्टेशन पर ही नाराज़ हो गया। इसके बाद उसे वहीं पर ट्रेन में ज़रीन मिली थी। इसका मतलब कि ज़रीन इन लोगों से जुदा हो गई थी तो सामने बैठा लड़का इसकी ज़री का भाई था। वो बेहद हैरान था। अभी भी फटी फटी निगाहों से वो तस्वीर को देख रहा था। ये कैसी हकीकत थी। अरमान का सारा वजूद बर्फ बन गया। एजल और सुलेमान हैरानी से अरमान को देख रहे थे जो बहुत गौर से ज़रीन की तस्वीर देख रहा था। एवरीथिंग इज़ ओके सर। एजल की आवाज़ से अरमान की आंखों का सकता टूटा। वो बमुश्किल खुद पर काबू कर पाया। फिर हैरानी से चेहरा उठाए सुलेमान और एजल को देखा। इसकी आंखों की नमी वो दोनों साफ देख सकते थे मगर अरमान अपनी आंखें साफ कर गया। बहुत खूबसूरत बची है, वो बहुत मुश्किल कह सका था। माजी के बहुत सारे दीप आंखों में आग की तरह झुलसते हुए महसूस हुए। एजल मुस्कुरा दी मगर सुलेमान कुछ परेशान सा था। किया मेरी बहन मिल जाएगी? किया कोई सुराख कुछ तो पता चलेगा? किया आप उसे ढूंढ लेंगे? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंकल ने कहा था कि आप उनके सबसे अच्छे और होनहार ऑफिसर हैं और कोई भी केस नहीं हारते। सुलेमान बहुत उम्मीद से पूछ रहा था और अरमान का दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहा। कितनी ही देर कैबिन में खामोशी छाई रही। आप लोग क्या लेंगे? चाय, काफ़ी? इसे अचानक याद आया कि ये लोग आम लोग नहीं थे। ये बहुत खास लोग थे। सामने बैठा वो लड़का इसकी ज़री का भाई था। उसे इस लड़के को इज्जत देनी थी। सुलेमान ने नफ़ी में सर हिलाया। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आप मेरी बहन को ढूंढ दी, यही बहुत एहसान होगा। मेरी मामा सालों से अपनी बेटी की राह तक रही हैं और मेरे बाबा वो हंसना मुस्कुराना ही छोड़ गए हैं। मेरे वालिदैन तकलीफ़ है, मैं उनकी तकलीफ़ दूर करना चाहता हूँ। वो बेबसी से बोला था और इस बार अरमान चाहकर भी अपने आंसू काबू नहीं कर पाया। इसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर गिरे थे। गालों पर फिसलते हुए इसकी छोटी सी बैरड में जज्ब हो गए। इसकी आंखों के सामने वो कब्र घूमी थी। अब वो क्या बताता इन्हें, जिस लड़की को तुम ढूंढने के लिए आए हो वो 4 साल पहले मर चुकी है। नहीं, वो कभी भी ये नहीं कह सकता था। ये बहुत मुश्किल था। वो उन लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। अगर वो लोग ये समझते रहीं कि ज़रीन खो गई है तो इस चीज़ की तकलीफ कम होगी, लेकिन अगर उनको बता दिया कि ज़रीन अब इस दुनिया में नहीं है तो फिर वो लोग तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बमुश्किल अरमान खुद पर जब्त कर पाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी बहन को ढूंढ सकूं, मगर इसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। इसके अंदर से आवाज़ निकली, पिछले 4 साल से मैं खुद उसकी तलाश में हूँ, काश वो मुझे मिल जाए। वो मुझे जैसे ही मिली मैं फ़ौरा आपसे राब्ता करूंगा, मुझे अपना कनेक्टिकट नंबर दे जाएं। अरमान अपना मोबाइल पकड़ते हुए अब सुलेमान से सवाल पूछ रहा था। सुलेमान ने अपना नंबर उसे लिखवाया। इसके बाद वो दोनों उठ खड़े हुए। मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी थी। तुम वापस कब जा रहे हो? सुलेमान को देखते हुए अरमान ने सवाल पूछा। मेरा मतलब है वापस कराची। यकीनन आप लोग यहाँ तो नहीं रहते? इसकी बात का मतलब समझते हुए सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया। कल आधी रात बजे हमारी फ़्लाइट है, लेकिन आपके पास हमारा कनेक्टिकट नंबर है ना? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ लगे तो प्लीज़ हमें बताइएगा, फिर हम फ़ौरन आ जाएंगे। अरमान ने इस बात में सर हिलाया, फिर कुर्सी छोड़ता उठ खड़ा हुआ। हाथ बढ़ाते एक बार फिर सुलेमान से मुसाफिहा किया, फिर इसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे दिल से आपके नुकसान का अफसोस हुआ है। इसका इशारा ज़रीन के खो जाने की तरफ था। सुलेमान कुछ ना कह सका, बस इस बात में सर हिलाता वो एजल का हाथ पकड़ चुका था। इससे पहले वो लोग पलटते अचानक अरमान ने एक सवाल पूछा, और ये कौन है? उसकी निगाह अचानक ही एजल की आंखों तक गई। उसने तब से एजल की आंखों को अभी गौर से देखा था और इसकी आंखें हेज़ल ग्रीन थीं, बिल्कुल इसकी ज़री की आंखों जैसी। सुलेमान के चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। ये मेरी कज़न है, फप्पो की बेटी। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। वो पहले समझा था शायद वो ज़रीन की छोटी बहन हो। इसकी आंखें हूबहू ज़रीन की आंखों जैसी थीं। वो कैबिन से बाहर निकल गए और अरमान वहीं कुर्सी पर धंसा गया। अब उसे समझ आ गई थी
इसने अरमान हैदर नाम कहाँ सुना था। इसने ये नाम जरीन के लबों से बहुत बार सुना था। वो वही कैबिन में अपनी कुर्सी पर सर गिराए बैठा, आंखें बंद की तो आंखों के सामने बहुत सारे मनाजिर उभरे। उसे आज भी वो एक एक मंजर याद था। इसे लंदन आए पूरा 1 साल हो गया था। यहाँ पर वो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करनी शुरू कर चुका था। अक्सर वो जरीन से फ़ोन पर बात कर लेता था। उस वक्त भी वो जरीन से बात कर रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे और वो अपने कमरे में मौजूद खिड़की में बैठा हुआ था। अच्छा जरी, एक बात तो बताओ, कुछ सोचते हुए अरमान ने इससे पूछा। जी पूछें। दूसरी तरफ वो स्टडी टेबल पर बैठे साथ साथ पढ़ रही थी, साथ साथ अरमान से बातें कर रही थी। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अरमान आलम के सवाल पर 10 साला जरीन सोच में पड़ गई। कोई ऐसी ख्वाहिश जो तुम चाहती हो कि मैं पूरी करूं? मैं बड़े होने के बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। अरमान की आवाज़ में हर एक जज्बा था, मजबूती थी। जरीन कुछ देर सोचती रही। फिर इसने धीरे से अरमान को पुकारा। आलम। इसकी पुकार में तरफ सी थी। अरमान चुनका। किया हवा जरी। वो हैरान हुआ था। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? उसने बहुत उम्मीद से पूछा था। हम बोलो, मैं ज़रूर करूँगा, अरमान ने नरमी से कहा था। मैं चाहती हूँ जब आप बड़े हो जाएं तो फिर मेरे बाबा और मामा को ढूंढे। मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। आपको पता है मेरे बाबा तो पुलिस में थे। मुझे अपने बाबा से बहुत प्यार है। मुझे वो बहुत याद आते हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ भूलता जा रहा है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि आप भी बड़े होकर पुलिस वाले बन जाएं, बिल्कुल बाबा की तरह। इसने चहकते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अरमान आलम के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। मैं वापस आऊँगा ना जरी, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं खुद तुम्हारे वालिदैन को ढूंढूंगा, तुम्हें इनसे मिलवाऊंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी की हर खाली खला को भर दूंगा। वो किस कदर मान से बोला था कि जरीन उसे देखती रह गई। आपको पता है आलम, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। अब वो चहकती हुई इसकी तारीफ कर रही थी कि अरमान ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। इस हंसी की आवाज़ आज भी अरमान आलम को अपने कानों की बाज़गशत में सुनाई दे रही थी। इसने अपना चेहरा अब उठाया तो आंखें आंसुओं से भर गई थीं। मुझे मुआफ़ कर दो जरी, मैं इन्हें कैसे कहता कि जिस जरीन को तुम लोग ढूंढने आए हो वो मर चुकी है। वो तुम्हारे घर वाले ही, मैं इन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। एक बार दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे वालिदैन से मिलूं, मगर नहीं, उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? इन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाया? ये बहुत मुश्किल है। जरी तुम क्यों चली गई मुझे इस तरह छोड़कर? तुम तो बहुत बेवफा निकली। तुम तो कहती थी मेरे लिए सालों इंतज़ार कर सकती हो, तो फिर क्यों धोखा दिया? वो बेबसी से बुड़बड़ा था। जब भी आंखें बंद करता था तो जरीन का चेहरा आंखों के सामने घूमता था। उसने खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश की, मगर सारा दिन इसका बहुत बुरा गुजरा। रात के 10 बजे वो घर में दाखिल हुआ। आज इसका खाने को कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था। सुलेमान की बातें अभी भी कानों में गूंज रही थीं। वो मुसलसल जरीन के बारे में सोच रहा था, मगर फ़र्क इतना था कि वो इस जरीन के बारे में सोच रहा था जिसे वो बचपन से जानता था। मगर एक जरीन फ़िलहाल इसकी ज़िंदगी में यहाँ मौजूद थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर लेटी मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। अरमान का कुछ भी खाने का मूड नहीं था। वो बस कपड़े चेंज करने के बाद बेड पर आकर अपनी साइड लेट गया। आज उसने जरीन को भी नहीं देखा, ना ही उसे कोई बात कही, ना ही उसे डांटा। वो बस लेटा हुआ बाजू आंखों पर रख गया और मुसलसल जरीन के बारे में सोच रहा था। जैसे ही जरीन ने मोबाइल फ़ोन साइड टेबल पर रखने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में मौजूद चूड़ियों की छुनकार सारे कमरे में गूंजी, जिसने कमरे में एक अजीब सा साज पैदा कर दिया। इस साज पर अरमान की सोचों का तसलसल टूटा। वो जैसे हिल रही थी, मुसलसल चूड़ियां छन छन कर रही थीं। एक ही पल में अरमान आलम जिद हो चुका था। खुदा के वास्ते अपनी छन छन बंद कर दो, मेरा सर फट रहा है। वो बंद आंखों से ही कुछ गुस्से से बुड़बड़ाता बोला कि जरीन चौंकी, फिर हैरान हुई, फिर अपनी कलाइयों की जानिब देखा। अगले ही पल अरमान को देखा। अब उसने क्या कर दिया? ये हल्की सी चूड़ियों की आवाज़ इसे कैसे डिस्टर्ब कर रही थी? वो हैरान थी। बेबसी से उसने चूड़ियां अपने हाथों से उतारते हुए वही साइड टेबल पर रख दी और कमरे में एक पुरसुकून खामोशी छा गई। मगर अरमान के कानों में अब भी चूड़ियों की छुनकार गूंज रही थी, लेकिन वो छुनकार कहीं माजी की थी। ये देखिए आलम, मेरे हाथों पे चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही हैं। एक बार वीडियो कॉल पर उसे अपने हाथों में मौजूद काली चूड़ियां दिखाती हुई मुस्कुरा रही थी। साथ चूड़ियों को मुसलसल हिला रही थी, जिससे छन छन पैदा हो रही थी।
अरमान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। बहुत अच्छी लग रही हैं तुम, चूड़ियां हमेशा पहना करो, तुम्हारे हाथों में बहुत खूबसूरत लगती हैं। अरमान को अपनी कही गई माजी की बात याद आई। वो सोने की कोशिश कर रहा था मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो सारी रात करवटें बदलता रहा मगर जरीन शायद गहरी नींद सो गई थी, इसलिए उसे अंदाजा ना हुआ। रात के 2 बजे थे जब वो बेबसी से बलीनकट फनकटा हुए बेड से उठा, कमरे से बाहर निकला। एक नज़र सारे लाउंज में डाली जो अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर आसमान पर चंद पूरी आब वाओ ताब के साथ चमक रहा था। इसकी नज़र सारे फ्लोर पर घूमती हुई एक कोने वाले कमरे में जाकर ठहर गई। कुछ सोचते हुए वो इस कमरे में दाखिल हो गया। अजान की आवाज़ पर जरीन की आँखें खिलीं। कुछ पलों बाद वो अपनी आँखें मुसलती हुई उठकर बैठी। हैरानी से आसपास देखा, कमरे में अरमान कहीं नहीं था। वो हैरान हुई, ये कहाँ गए? वो बेबसी से बोली थी। दोपट्टा गले में डालती वाशरूम में दाखिल हुई। कुछ देर बाद वजू किए वो कमरे से बाहर निकली। सारा फ्लोर खामोशी में डूबा हुआ था। वहीं सीढ़ियों पर एक मुलाजिमा खड़ी सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उसने आखिरी कमरे के दरवाजे के नीचे देखा, जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। यकीना इस कमरे की लाइट जल रही थी। किया अरमान वहाँ था। इसने मुलाजिमा को देखा। ये कमरा यहाँ किया है? वो जब से आई थी इसने ये कमरा हमेशा बंद देखा था। मुलाजिमा चौंकी, फिर इसकी निगाहों के ताक़ब में इसने कमरे को देखा। वो अरमान सर का स्टूडियो है, वहाँ बैठकर वो अपना कोई ज़रूरी काम करते हैं। हम कभी इस कमरे में नहीं गए, हमें जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ की सफाई भी खुद ही करते हैं। मैंने तो सालों से इस कमरे को बंद ही देखा है। मालूम नहीं कमरे के अंदर किया है, मगर जब भी वो कमरे से बाहर निकलते हैं इनके चेहरे पर एक सुकून सा होता है। मुलाजिमा ने मुकम्मल तफसील से बताया। मुलाजिमा की बातें सुनते हुए वो मज़ीद हैरान हुई। चेहरे पर परेशानी और इज़्तिराब झलका था। ऐसा किया था इस कमरे में? वो जानती थी उसे इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो वहाँ पर मुलाजिमीन को नहीं जाने देता था तो फिर वो ज़रीन को कभी भी हक़ नहीं देगा कि वो इस कमरे तक जाए। वो नफ़ी में सर हिलाती वापस कमरे में चली गई। नमाज अदा करने के बाद जब वो ज़मीन से जाए नमाज उठाते हुए उठ खड़ी हुई तब उसने अरमान को कमरे में दाखिल होते देखा। वो एक नज़र ज़रीन को देखने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, मगर ज़रीन ने इसके हाथ पर कुछ देखा, रेड कलर था। किया इसे चोट लगी थी? वो परेशान हुई, जल्दी से भागते हुए ड्रेसिंग रूम के दरवाजे तक पहुंची। तब तक वो अपने कपड़े कबर्ड से निकाले दरवाजे तक पहुंच गया था। ज़रीन को दरवाजे में ही खड़े देख वो हैरान हुआ। वो इसका रास्ता रोके खड़ी थी। अरमान ने सवालिया आई बरू चुकाई जैसे पूछ रहा हो कि क्या मसला है? वो आपके हाथ पर क्या हवा है? इसने परेशानी से पूछा। अरमान ने अपना हाथ अलट पलट किया, फिर वो वापस ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद टिश्यू बॉक्स से 2-3 टिश्यू निकाले, दोबारा ज़रीन तक आया। इसके सामने उसने टिश्यू से अपना हाथ साफ किया तो ज़रीन ने देखा वो जसड कलर था, खून नहीं था। इसके हाथ पर कोई चोट नहीं थी। वो तो परेशान हो गई थी, मगर ये रंग कहाँ से आया वो सोच ही सकी। इस बार अरमान से सवाल नहीं पूछा। अरमान इसे बुत बना छोड़े वाशरूम में जाकर बंद हो गया। इस रूम में किया था उसने याद करने की कोशिश की, मगर अरमान ने उसे कभी नहीं बताया कि वो अपने किसी स्टूडियो में कोई काम भी करता है। वो सोच रही थी माजी में कुछ ऐसा जो उसे नहीं पता था कि अरमान ने इससे कुछ छुपाया था। वो महज सोच ही सकी, फिर अपना दिमाग खपाने से मज़ीद बेहतर था वो अपना दिमाग कहीं और लगाती, इसलिए वो नीचे चली गई। आधे घंटे बाद वो तैयार होता नीचे पहुंचा और नाश्ता करने के बाद आज वो जल्दी घर से निकल गया। ये असर का वक्त था जब ज़रीन ज़ौबी बेगम के कमरे में दाखिल हुई। वो शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। बेड पर ही एक नफीस सा ड्रेस पड़ा था और अब इसके साथ वो ज्वेलरी बॉक्स खोले कोई ज्वेलरी मैच कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इन्होंने दरवाजे की जानिब देखा। वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। ज़रीन को देखते इन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वो अंदर दाखिल हुई। आप कहीं जा रही हैं आंटी? ज़रीन ने मुस्कुराते पूछा। हम बस फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है तो बस आज वहीं डिनर करेंगे। तुम बताओ इसके साथ कौन से एरनग अच्छे लगेंगे? ज़रीन ने एक नज़र ड्रेस को देखा, वो ग्रीन कलर का था। उसके साथ सिल्वर या रेड कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़रीन के मशवरे पर ज़ौबी बेगम मुस्कुराएं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। ज़ौबी बेगम ने दाद दी तो वो मुस्कुरा दी थी। अच्छा आंटी, मैं आपसे पूछने आई थी आज खाने में क्या बनाऊं?
इसे याद आया वो किस काम के लिए आई थी। ज़ौबी बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। आज खाने में कुछ नहीं बनाना। वो हैरान हुई। मगर क्यों किया खाना नहीं खाना? वो मुस्कुराहट के संग पूछ रही थी। ज़ौबी बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम जाओ, एक काम करो, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। ज़रीन उलझी थी, शायद वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थीं। ये सोचते हुए वो इस बात में सर हिलाती कमरे से निकल आई। वो पहली बार ज़ौबी बेगम के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए उसे कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना चाहिए। अब वो ऊपर अपने कमरे में कबर खोले खड़ी सोच रही थी कि क्या पहने। बहुत सोचने के बाद उसने एक पस्ता कलर की घुटनों को छूती फराक निकाली, जिसके दामन पर सिल्वर और गोल्डन कलर से काम हुआ था। चेहरे पर बहुत लाइट सा मेकअप करने के बाद उसने अपने बालों को जोड़े में बंधा, दोपट्टा सर पर टकाए, उसने कंधों के गर्द वही महरून शाल ओढ़ी जो उसे सुलेमान ने दी थी। रात के 8 बजे गए थे। जब वो नीचे पहुंची तो ज़ौबी बेगम भी तैयार थीं। इसे देखते वो मुस्कुराए। मैं कैसी लग रही हूँ? ज़ौबी बेगम ने ज़रीन से पूछा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आंटी, कहीं से नहीं लगता कि आप एक जवान बेटे की मुँह हैं, अब तो आज भी बहुत खूबसूरत हैं। इसकी तारीफ पर बेसाख्ता ज़ौबी बेगम के गाल गुलाबी हुए। इतने में अरमान लाउंज से अंदर दाखिल हो रहा था। इन दोनों को तैयार देखते वो हैरान हुआ। वो करीब आया, मुंह को सलाम किया। ज़ौबी बेगम ने एक नज़र ज़रीन को देखा। मुझे लगता है मेरा मोबाइल कमरे में रह गया, ज़रा लेकर आना ज़रीन। इन्होंने ज़रीन को मुखातिब किया। ज़रीन उनके कमरे की जानिब चल दी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? उसके जाने के बाद अरमान ने मुझसे सवाल पूछा। वो मेरा अपनी फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर प्लान बना था, मैं वहीं जा रही हूँ। अरमान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छी बात है। इससे पहले वो ऊपर जाने की नीयत से सीढ़ियों की जानिब बढ़ता, ज़ौबी बेगम ने इसका बाजू पकड़ लिया। सिर्फ मैं जा रही हूँ। अरमान हैरान हुआ। अच्छा, मगर आपकी बहू भी तैयार हुई है? इसने लफ्ज़ बहू पर जोर दिया। वो साफ ज़रीन की तैयारी देख चुका था। क्षण करते इसका सरापा अरमान की आंखों के सामने लहराया। आज वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। ज़ौबी बेगम मुस्कुरा पड़ी। इसे तो मैंने ही तैयार होने के लिए कहा था, मगर वो मेरे साथ नहीं जा रही, वो तुम्हारे साथ जा रही है। माँ की बात पर अरमान को 440 वोल्ट का करंट लगा। ये मेरे साथ कहीं जा रही है? इसने हैरान परेशान होते पूछा। ऑफ कोर्स, तुम लोग डिनर के लिए जा रहे हो। मैंने तुम लोगों के लिए एक टेबल की भी रिजर्वेशन करवा दी थी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, मगर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे कुछ टाइम देना चाहिए? ठीक है, तुम्हें वो पसंद नहीं है, लेकिन कुछ वक्त दो, उसे समझो, उसे परखा, उसे जानने की कोशिश करो। इसलिए मैंने तुम्हें बताए बना ही टेबल रिजर्व करवा दिया। लोकेशन तुम्हें सेंड कर चुकी हूँ मैं। अब वो तैयार हुई है, इसलिए उसका मूड हरगिज़ ख़राब मत करना। जाओ जल्दी से, तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों जाना। माँ की बात सुनते हुए अरमान को अब गुस्सा आने लगा था। मेरे साथ जाकर वो क्या करेगी? आप उसे अपने साथ ले जाएं। वो भी बसी से बुड़बड़ा कर बोला था, मगर इसका बुड़बड़ाना साफ ज़ौबी बेगम सुन चुकी थीं। तुम पागल तो नहीं हो गए? वो हम जैसी ओल्ड लेडीज़ में बैठकर किया करेगी, ये उसके अपने शौहर के साथ घूमने फिरने के दिन ही, मेरे साथ नहीं। शाबाश, जाओ और मैं कोई बहस ना सुनूं। अरमान माँ की आखिरी बात में कुछ सख्ती थी। वो दंत पीस कर रह गया। मम्मी, आप मेरे साथ बहुत ज़्यादती करती हैं। इसकी आंखों में खफगी थी। जितना कहा है इतना करो, ज़ौबी बेगम ने डिपटने वाले अंदाज में कहा तो वो दंत पर दंत जमाता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। 2 मिनट बाद ही ज़रीन कमरे से बाहर निकली और ज़ौबी बेगम को देखा। आंटी, आपका मोबाइल तो कहीं भी नहीं मिला, मैंने सारा कमरा देख लिया है। वो परेशानी से बता रही थी तो ज़ौबी बेगम ने सर पर हाथ मारा। सूरी में भूल गई, मेरा मोबाइल तो बैग में ही है, मैं रखकर भूल गई। ज़रीन मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं। ज़ौबी बेगम ने उसे देखा। ओके, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वो हैरान हुई। मगर आप अकेली जा रही हैं? मैं तो समझी आप मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ज़रीन की परेशान सी आवाज़ सुनते ज़ौबी बेगम मुस्कुरा पड़ी थीं। वो कितनी मासूम और भूली सी थी। उफ लड़की, तुम इतनी मासूम क्यों हो? इन्होंने बेसाख्ता आगे बढ़ते ज़रीन के माथे को लबों से छुआ। ज़रीन की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम मेरे साथ नहीं, अरमान के साथ जा रही हो? वो हैरान हुई। मगर कहूँ? बेसाख्ता लबों से सवाल फिसला था। डिनर करने। और कहूँ भाई, तुम्हारा शौहर है, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, जाओ घूमो फरो, एंजॉय करो और परेशान मत होना, वो अभी तैयार होकर आ रहा होगा।
इतने में अरमान दोबारा सीढ़ियों उतरता नीचे आया। बस उसने कपड़े चेंज किए थे इसलिए जल्दी नीचे आ गया। चलो जाओ शाबाश। वो जरीन का गाल थपथपाती हुई बाहर निकल गई। जरीन ने बेबसी से अरमान को देखा। जल्दी आ जाओ, वो बेजारित से कहते बाहर की जानिब बढ़ गया। जरीन हैरान परेशान थी। इसे खुशी होनी चाहिए थी मगर खुशी पर हैरानी गालिब आ रही थी। वो पहली बार अरमान के साथ डिनर पर जा रही थी। एक अजीब सी खुशी और सुरूर की लहर उसके जिस्म में उतरी। वो जल्दी से अरमान के पीछे ही बाहर भागी थी। आज तो वो तैयार भी दिल से हुई थी और खूबसूरत भी बहुत लग रही थी। इसके चेहरे पर इस सारे में पहली बार मुस्कुराहट आई थी। जारी है।